वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2024 और 5 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन है और हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? महाराष्ट्र ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये मिला है उड़ीसा को। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो 2024। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया? तो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जय शाह को। किस राज्य में क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ये थे जो शनिवार के तरह हमने जो करंट पढ़ा था उसको अपने रिवाइज कर लिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको वीकली टेस्ट के रूप में इस करंट अफेयर्स के अंदर मिलेगा। तो डेली आपको लाइव टेस्ट मिल रहा है, फिर वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा आज, और मंथली टेस्ट जैसे जनवरी का मंथली टेस्ट आपको मिल गया और इसके अंदर जनवरी की मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो अगर आपको प्रिंट वगैरह इसमें निकालने में डाउनलोड की कोई समस्या आ रही है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी जो है समस्या को सोल्यूशन करवा सकते हो। तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके भी आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड का ऑप्शन है आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें। आपको लगातार फर्स्ट ग्रेड स्कूल भी आके ताकि टेस्ट सीरीज रही है। और जो मैंने आपको जनवरी के अंदर परसों जो मैंने क्लास दी थी, ओनली जनवरी मंथ के जो खेल प्रदर्शन की मैंने क्लास दी थी उसका टेस्ट आज आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में मिल जाएगा। तो इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा इंडिया का, जो जनवरी मंथ के अंदर मैंने खेल प्रदर्शन की जो क्लास करवाई थी उसका टेस्ट मिलेगा आज आपको। बस आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहें। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनको देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये तो आपको सभी को ही पता लग गया था कि भाजपा के वयोवृद्ध नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब आपको याद रखना अभी देश का जो दूसरा सबसे नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, वो इनको कब मिला था? तो याद रखना वो मिला था इनको 2015 में। कब मिला था? 2015 के अंदर वो दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इससे पहले आपको पता है बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई। अब घोषणा हो चुकी है लाल कृष्ण आडवाणी को। देखो पूरी डिटेल में लेकर आया हूँ। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था 2015 में। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस के जुड़े तीसरे नेता है। यानी कि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले तीसरे नेता बन गए। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वे 50वीं शख्सियत बन चुके हैं। तो आपको पता है लगभग एक वर्ष के अंदर
3 व्यक्तियों को ये सम्मान मिलता है और अब की बार 2024 के अंदर 2 व्यक्तियों को ये सम्मान की घोषणा हो गई। ये 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। 2002 से लेकर 2004 है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से, यानी कि 2014 से सत्ता संभाली थी ना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 7वां भारत रत्न है। यानी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये 7वां भारत रत्न सम्मान इनको दिया गया। अडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। तो ये भी मैंने आपको अलग से इसकी क्लास करवाई थी। अब आने वाला एग्जाम ना इन दोनों में से कहीं से भी किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो कल परसों मैंने आपको बताया था 2 फरवरी को जीएनएम का जो एग्जाम हुआ था ना, मैंने क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर डाले थे। किस तरह जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 3 से 4 ही क्वेश्चन आए थे करंट के, और जो मैंने करवाए थे वो आगे देखो सीधे सीधे। बस आप पूरे फैक्ट के साथ जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, वो आप फैक्ट बढ़िया तरीके से ध्यान कर लेना। आपका मैं कह रहा हूँ करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ करेगी? तो भारतीय वायुसेना है वो 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 का अभ्यास करने जा रही है। तो ये होगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर इस अभ्यास का आयोजन होगा। ठीक है, कब होगा? 17 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत होगी। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अपनी हवाई ताकत का एक भव्य प्रदर्शन वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित करेगी। तो ये याद रखना है, वायु शक्ति अभ्यास इस 2024 संस्करण में 121 विमानों की एक तो भागीदारी होगी। इसमें तेजस होगा अभ्यास में, प्रचंड है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसी स्वदेशी चमत्कार इसके अंदर शामिल, यानी कि जैसे तेजस है, प्रचंड है, ध्रुव है, ये सारे के सारे जो हेलीकॉप्टर ना वो इसके अंदर भाग लेंगे। और जब इसकी 17 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी तब आगे अपनी बाद में और चर्चा इसकी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया है? तो आपको पता है 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया। उसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जो भूटान देश है ना, भूटान देश है वो क्या है, भारतीय सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी के रूप में अग्रणी बना है। यानी कि सबसे ज्यादा भूटान देश ने भारतीय सहायता करने में सबसे ज्यादा जो प्राथमिक लाभार्थी है वो भूटान देश बनकर उभर चुका है। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया, जिसे कितने हैं 2398.97 करोड़ मिले हैं, इतनी सहायता करी। और इसके बाद जो मालदीव है उसने 770.90 करोड़ मिले। तो इसके अलावा उन्होंने दोनों ने इसके बड़ी सहायता की है। भारतीय सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी के बनकर उभरे हैं कौन है? भूटान देश। और 2 नंबर पे कौन है? मालदीव देश। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती है? कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती? इसने हराया है आंध्र प्रदेश को। किसको हराकर? आंध्र प्रदेश को कर्नाटक ने हराया और नागेश ट्रॉफी 2023-24 से जीत लिया। किसने? कर्नाटक राज्य ने। देखो, कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी जीती, जो पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है 2023-24 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। तो ये पुरुषों का एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 टूर्नामेंट है जिसके अंदर कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी जीती। इसका नागपुर में आयोजित रोमांचक फाइनल में कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराया था। तो नागपुर यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर में इस रोमांचक फाइनल के अंदर नागेश ट्रॉफी का आयोजन किया गया और जीती किसने? कर्नाटक राज्य ने। हाल में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर फिडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन चुके हैं? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। तो हाल ही में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर है फिडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन गए? वो बन चुके हैं भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा। कौन बन गए? भारतीय खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये अभी फिडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। और आपको पता है सबसे एक नंबर पर चलते हैं ये भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा फिडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन गए। 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके
4 अंक अर्जित किए और वर्तमान में उनके 2747 अंक हैं। वहीं सीनियर रैंकिंग में ये 13वें नंबर पर रहे हैं। सीनियर रैंकिंग में वो 13वें नंबर पे हैं और फिडे रैंकिंग में वो 1 नंबर पे आगे। जूनियर विश्व नंबर 1 जूनियर रैंकिंग में भारत के ही डी गुकेश तीसरे स्थान पर हैं, निहाल सरीन छठे और रौनक साधवानी है वो 7वें नंबर पर है। तो ये अलग अलग याद रखने हैं। तो भारत के सबसे नंबर टॉप बन गए आर प्रज्ञानंदा। हाल में किसने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन और एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अंटोनरी और सोलिसिटर जनरल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अंटोनरी और सोलिसिटर जनरल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया है। किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बस आपको इतना याद ही रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, ये याद रखना भी CLEA, कॉमनवेल्थ अंटोनरी और सोलिसिटर जनरल कॉम्प्लेक्स CASGC 2024 की शुरुआत की है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया? खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। तो भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया और खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया और वो बन गया पेरिस। क्या अब यानी कि अपने क्या कर सकते हैं भी, पेरिस से भी जो अपने यूपीआई से भुगतान जैसे लेन देन वगैरह करते हैं ना, फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह, गूगल वगैरह, इससे अपने लेन देन कर सकते हैं। तो जो पेरिस के अंदर है ना, अब भारत यूपीआई भुगतान लॉन्च किया और ये खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया। कौन सा बन गया? पेरिस। देखो, भारत ने पेरिस में एफिल टावर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया और खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस के साथ पीएम मोदी के दृष्टिकोण को पूरा किया है। तो ये फ्रांस और भारत के बीच में उन्होंने पेरिस के अंदर एफिल टावर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया और भारत अब ये अपनाने वाला यूरोपीय जो राष्ट्र है फ्रांस है, उसके साथ पीएम मोदी के दृष्टिकोण उन्होंने पूरा किया कि भारत और फ्रांस के बीच में जो यूपीआई है वो अपने अब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग धीरे धीरे देशों के साथ ये किया जा रहा है। हाल में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है मुकुंद वाघ। किसको किया गया है? मुकुंद वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार प्रदान किए गए। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में इनके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया मुकुंद वाघ को। देखो, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया है। तो अब अलग से आपके लिए जनवरी मंथ के अलग से पुरस्कार की क्लास आने वाली है। तो किसको दे दिया? ये निखिल मुकुंद वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार उन्हें 29 जनवरी को कोल्हापुर के कनेरी मठ में एक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार द्वारा ये पुरस्कार इनको सौंपा गया था। नेक्स्ट देखो, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? और ये तो मैंने आपको कल वर्तमान में, कल मैंने ना संडे के दिन वर्तमान में कौन क्या फरवरी तक ताजा अपडेट के साथ एक क्लास नहीं दी थी कल आपको। उसमें मैंने जनवरी के अंदर, दिसंबर के अंदर जो नई नियुक्तियां हुई उसके अंदर मैंने सारी डिटेल करवा दी और ये क्वेश्चन भी कल मैंने वहां करवा दिए थे। तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बन गए? तो वो बन चुके हैं पवन कुमार। कौन बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कौन बन गए? पवन कुमार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद पवन कुमार ICOS वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। श्री कुमार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत भारतीय लागत लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। तो ये 1992 बैच के अधिकारी हैं और ये कार्यभार संभालने से पहले श्री पवन कुमार अतिरिक्त मुख्य सलाहकार के प्रभार संभाल रहे थे। यानी कि इससे पहले वो अतिरिक्त मुख्य सलाहकार का प्रभार संभाल रहे थे, अब उनको वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग के अंदर मुख्य सलाहकार भूमिका निभाएंगे पवन कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? ये भी मैंने कल आपको करवा दिया।
तो केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त कर दिया अपूर्व चंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? अपूर्व चंद्रा को केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया है। किसको? अपूर्व चंद्रा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक फेरबदल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव, ये पहले थे केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव थे पहले अपूर्व चंद्रा, अब इनको केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रा महाराष्ट्र केंद्र के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने चंद्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और वरिष्ठ आईएएस संजय जाजू को चंद्रा की जगह नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया। तो दो नियुक्तियां होंगी। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हो गए कौन है? अपूर्व चंद्रा। और सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त कौन हो गए नए? और वो बन गए संजय जाजू। तो यहाँ पर दो नियुक्तियों के दो क्वेश्चन बन गए करंट के। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पौध को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है? तो शनिवार के दिन है अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने नौसेना का जो पहला एक विशाल सर्वेक्षण पौध है जिसका नाम है INS संध्याहक। कौन सा है? INS संध्याहक, जिसको क्या है नौसेना के बेड़े में शामिल है कर लिया है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने ये एक विशाल सर्वेक्षण पोत है जिसको नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना के पहले विशाल सर्वेक्षण पोत INS संध्याहक को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है। उन्होंने क्या कि यह पोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। तो इसको शामिल कर लिया, याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले भारत ब्रांड चावल की कीमत क्या है? यानी कि भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाला एक ब्रांड आ गया भारत चावल, इसका नाम है भारत चावल है। और इस ब्रांड चावल की कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी 29 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, 29 रुपए प्रति किलोग्राम भारत सरकार द्वारा ये बेचे जाने वाला भारत ब्रांड चावल की कीमत रहेगी। यानी कि एक पैकेट आएगा जिसके माध्यम से 29 किलोग्राम ये चावल के माध्यम से बेचे जाएंगे। भारत सरकार ने बाजारों को स्थिर करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भारत चावल पेश किया है। तो इसका नाम ही देखो भारत कर दिया, भारत चावल पेश किया। नेफेड, NCCF और केंद्र भंडार जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से 5 और 10 किलोग्राम के पैक में 29 किलोग्राम में बेचा जाएगा। यानी कि 5 और 10 किलोग्राम का जो एक पैकेट आएगा, जो छोटे छोटे थैले आते हैं, उसके माध्यम से 29 किलोग्राम रुपए के अंदर ये बेचा जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी है। अब ये आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि NCPCR ने किया GHAR पोर्टल का अनावरण। तो NCPCR ने किया GHAR पोर्टल का अनावरण। बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के एक ठोस प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण पोर्टल आगे, एक तो है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और एक है GHAR, जिसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल का अनावरण किया गया। तो ये दो पोर्टल एक साथ लॉन्च किए गए। किसने लॉन्च किए? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किए गए। ये प्लेटफॉर्म लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने और बहाली और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को बढ़ाने और किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में कमजोर नाबालिगों के कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये पोर्टल से रिलेटेड आ गया। तो दोनों चीजों को याद रखना है, एक तो है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और एक है GHAR यानी कि गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। इन दोनों का अनावरण किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यह टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने अयोध्या धाम मंदिर है जो पद्म श्री करवाए थे और जो भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर को, इसके अलावा मैंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन करवाए थे, इन सारी की सारी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है बढ़िया तरीके से। तो आप कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है,
कोई छोटी मगरी कोई सूचना आ गई, उसकी क्लास मैंने दे दी, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और बजट की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत 93वें स्थान पर है। और मैंने सूचकांक की जो अलग से क्लास दी थी ना मैंने आपको कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर देखो जीएनएम में 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें देखो वैश्विक नवाचार रैंकिंग पूछ ली थी, जिसके अंदर भारत का 40वां स्थान है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक सूचकांक में फ्रंट के अंदर। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, कर्नल सुचिता शेखर, प्रीति रजक, पुनीता अरोड़ा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है जनरल साइंस की, और इसके अलावा पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की है। और इसके अलावा ये वार्षिकरण तो आपको लगातार है दी जा रही है। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, इसलिए हो सकता है क्लास 1 या 2 मिनट के लिए आपकी काफी लंबी हो चुकी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।